हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो हमारे बॉडी में कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। रेट कम या फिर ज़्यादा होता है। जब हम खाना खा लेते हैं उसके हाफ आवर बाद रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। एज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेट कम होता है। ओके, तो जो रेगुलेशन हो रहा है कि रेगुलेट करना रेस्पिरेशन को, वो कैसे होता है वो मिला। Count the number of times you breathe during the normal resting condition and you climb up the stairs. तो जब आप climb कर रहे हो तो यहाँ पर आपका respiration rate ज़्यादा होगा as compared to the normal state में आप रेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब हम क्लाइंब कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। That's why ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड रहती है बॉडी की। ओके, the regulation of respiration under the nervous control, कि वो नर्वस सिस्टम पर डिपेंड रहता है, वो स्टिमुलेट करता है कि फास्ट हो या स्लो। There are three groups of neurons, that is a dorsal respiratory group. Okay, तीन ग्रुप है जो कि respiratory centers कहलाता है in the medulla oblongata and conus, okay, of the brain. These are the dorsal respiratory group, ventral respiratory group and pneumatoxis center. The first is dorsal respiratory group, जिसमें होता है generates basic respiratory rhythm. ये जो रेस्पिरेटरी रिदम जनरेट करता है जो कि हमें कंटीन्यूअस रेस्पिरेशन के लिए स्टिमुलेट करती है। इट स्टिमुलेट्स द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, diaphragm contracts and inspiration occurs. When the stimulation ceases, the muscle relax and expiration takes place. तो जो ब्रीदिंग में हमें हेल्प करता है वो होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG हम कह सकते हैं। Next is the ventral respiratory group which sends the signal under enhanced respiratory rate। जब आपकी नीड्स बढ़ रही है ऑक्सीजन की बॉडी में तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप यहाँ पर फंक्शन में आता है, जो कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों कंट्रोल करता है इन स्पीडी मैनर, ज्यादा जरूरत के लिए। ओके, नेक्स्ट इज pneumatoxis center, that is in conus, which switch off the respiration and thereby smoothing the translation between the inspiration and expiration, increase the blood carbon dioxide and hydrogen ions, increase the rate of respiration। जो pneumatoxis center रहता है वो यहाँ पर कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों को। डेट्स अगर पोनस में हम गिरते हैं और हमारे पोनस में यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आता है तो हमें जो ऑटो रेस्पिरेशन होता था, हम खुद इनवॉलंटरीली जो कि रेस्पिरेशन कर पाते थे, उसमें हमें दिक्कत होगी और इन सम केसेस में भी वी लीड टू डेथ, क्योंकि रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। If you try to hold our breath, we are not able to hold it for a long time. This is because the respiratory centers of medulla automatically reinstate breathing with the concentration of CO2 in blood reduces। क्योंकि हम जब हम रेस्पिरेशन बंद करेंगे तो हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो यहाँ पर बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता है, हमारा जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो यहाँ पर कमांड देता है कि बहुत जल्दी स्पीडी रेस्पिरेशन परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमने पढ़ा है, दैट इज C6H12 ग्लूकोज प्लस 6 CO2 माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर CO2 H2 एंड ATP में फॉर्म होता है। दैट इज एनर्जी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेनली एनारोबिक, हमने जो पढ़ा वो एरोबिक रेस्पिरेशन था जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, लेकिन जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता तो वहां पर डिफरेंट प्रोसेस रहती है। पायरुविक एसिड तो फॉर्म होता ही है, ओके, जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होने वाली वो तो सेम रहती है, सिर्फ जब एनारोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता तो वहां पर 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एटीपी में, लैक्टिक एसिड और एटीपी, जो कि फर्दर जाकर अल्कोहल प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। ओके, तो यहाँ पर ये होता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वी ऑलरेडी नोटेड। कुछ डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। डिसऑर्डर्स कैसे आते हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, दैट इज कॉज एन एलर्जिक डिजीज कॉज्ड ड्यू टू अ सर्टेन फॉरेन सब्सटेंस इन एयर। तो ये एक एलर्जी टाइप हो जाती है फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से लंग्स में। It is symptoms of the cause difficulty in breathing, coughing because excess mucus secretion may be narrow the congruent, जो कि ब्रोंकियल्स होती है उसकी खाली जगह को एयर ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो कम हो जाता है, और कफिंग होती है और प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हमें सिम्टम्स है।
प्रिवेंशन, अवॉइड एक्सपोजर टू द फॉरेन पार्टिकल एंड बेस्ट प्रिवेंटिंग मेजर्स। अगर आपको ब्रोंकियल एस्मा तो यहाँ पर आप प्योर एयर इनहेल करना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट इज ब्रोंकिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया कॉज बाय इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है वो यहाँ पर होती है, जिसकी मेन रीजन यहाँ पर स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन। ज़्यादा आप एयर पॉल्यूशन में रहोगे या फिर स्मोकिंग, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर उसके वजह से ब्रोंकिटिस और वो इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फेक्शन होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से रेगुलर कफिंग एंड ग्रीनिश ब्लू स्प्यूटम। ओके, तो इसको चेक वो अंदर स्पेक्ट्रोग्राफ डालकर करते हैं कि वो ग्रीनिश ब्लू स्प्यूटम यहाँ पर हमें दिखता है। एंड अवॉइडिंग एक्सपोजर टू द स्मोक एंड डस्ट प्रिवेंट ब्रोंकिटिस। Next is pneumonia, that is acute inflammation caused by Diplococcus infection. Diplococcus organism, तो Diplococcus की वजह से infection होता है alveoli में, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो WBCs होती है, फीवर आता है, पेन, सीवियर कफ, most of air space occupied by fluid and dead WBCs, जिसको अवॉइड करने के लिए अवॉइड crowded places where infection is prevalent. Next is tuberculosis, it is a bacterial infection. Okay, tuberculosis क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप रहते हो तो देयर विल बी ग्रेटर चांसेस कि आपको भी हो जाए। इन इफेक्ट मेनी अदर ऑर्गन्स, बट pulmonary tuberculosis is the most common. Weight loss and cough are main symptoms. It is accompanied by low fever. In extreme cases blood may come out while coughing. आप खांसी लेते हो तो यहाँ पर ब्लड बाहर आता है। BCG वैक्सीन जो कि टीबी वेल ने यहाँ पर किया था, वेंटिलेटेड टू हेल्थ प्रोटीन रिच डाइट इज आल्सो एसेंशियल फॉर टीबी पेशेंट। उनको बहुत कैसे रहना पड़ेगा। Occupational lung hazard, it is caused due to the exposure to the harmful substances like silica, asbestos, dust, etc. present in environment where person works. क्योंकि जो माइनिंग में काम करते हैं उनके यहाँ पर ऐसे सिम्टम, ऐसे डिजीज डिसऑर्डर्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। It is expressed after exposure to the 10 to 15 years old। अब 10 से 15 साल वहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा आता है। It causes fibrosis of the lungs। Fibrosis means उसका लंग्स को इन्फ्लेम हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, जिसकी वजह से उनकी ऑल ओवर जो कैपेसिटी है एल्वियोलाई की वो नहीं रहती ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाने की। Such disease can be prevented by the minimizing the exposure to such substances like preventing mask, gas mask, harmful mask, harmful सब गैसेस से बचने के लिए जो मास्क आता है वो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली पहनना चाहिए while working in that mines, and regular health checkup यहाँ पर necessary। The suffix itis, itis means inflammation of organ। Okay, कोई भी अगर itis है उसका मीनिंग होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। It is bronchitis is inflammation of bronchia, pharyngitis is inflammation of pharynx, and tonsillitis is inflammation of tonsils which affects the different respiratory tissues। Okay, तो ये हो जाता है। Some basic facts यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या था कि सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पर सिगरेट के क्या क्या हार्म पहुँचाते हैं वो यहाँ पर बताया गया। सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल बिकॉज इट diminished and existed sense of smell and taste। स्मेल एंड टेस्ट आपको नहीं आता। Like smokers cough, gastric ulcers, chronic bronchitis, increase in heart rate and blood pressure, premature and more abundant face wrinkles, heart disease, stroke, cancer of the mouth, larynx, pharynx, esophagus, lungs, pancreas, surface, uterus and bladder। तो एक स्मोकिंग करने की वजह से यहाँ पर इतने सारे कैंसर्स के चांसेस हो जाते हैं। Next is one of the most harmful deadly disease, it is emphysema। Emphysema is a respiratory disorder caused by excessive cigarette smoking and chronic bronchitis। Either the bronchioles or alveolar sacs get distended abnormally in emphysema, resulting in loss of elasticity of the lungs। सांस लेने के जो elasticity है जो कि proper functioning वो यहाँ पर नहीं हो पाता। Gradually due to the continuous distension, lungs increases in size and remains in lung even after expiration। फिर जब आप एक्सपायर भी कर रहे हो तभी जो
एयर बाहर निकल रही है, CO2 निकल रही है, वो यहाँ पर नहीं निकल पाती। एम्फाइजीमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग अप स्मोकिंग बिफोर डैमेज डन टू एल्वेओल तक डैमेज पहुंचे, इन्फेक्शन पहुंचे, वहां तक आपको उसके पहले आपको स्मोकिंग गिव अप कर देना चाहिए, जिसकी वजह से इट क्योर इज डिफिकल्ट एज इलास्टिसिटी इज टोटली इरिवर्सिबल। जो इलास्टिसिटी और प्लूरल फ्लूइड होता है यहाँ पर काम नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं हो पाती, दैट्स व्हाई जो क्योर है वो बहुत डिफिकल्ट है और हार्डली टू से। तो यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन देखा कि कैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन परफॉर्म हो पाता है, इन विच वे द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड यूटिलाइज्ड इन सर्टेन डिसऑर्डर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज एक्सक्रीशन। ओके, तो हमने एनर्जी रिलीज कर ली फूड में से, अब जो अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी पड़ा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। खाना खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया, इलम ने एब्जॉर्ब किया, फिर वो फूड लीवर के पास गया, लीवर के पास से वो लीवर ने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरी बॉडी में। अब जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन लंग के पास से आया हार्ट में, हार्ट के बाद वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन हुआ, और फूड प्लस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। अब जो अनवांटेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है वो अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और एक्सक्रीशन का प्रोसेस आगे होगा। ओके, इस पूरी प्रोसेस को 2 to 3 आवर्स लगते हैं एंड मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स, एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस फिर आगे होती है। All animals possess some mechanism to get rid of waste substance produced. सभी ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस तो रहती है जिसकी वजह से जो भी हार्मफुल वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिनको वो रिमूव कर पाए, एक्सक्रीट कर पाए। दिस सब्सटेंस इंक्लूड्स CO2। CO2 भी एक हार्मफुल प्रोडक्ट ही है जो कि हम हर सांस में रिमूव करते हैं। वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, सब सब्सटेंस कैन बी हार्मफुल इफ रिटेन इन द बॉडी। अगर वो बॉडी में रहते हैं तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। बिसाइड्स मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट H2O एंड इवन एक्सेस ऑफ सम विटामिन्स नीड्स टू एलिवेट। कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट होना, हो पाना बहुत हार्मफुल साबित करते हैं। सर्टेन मेडिसिन जो कि एंटीबायोटिक्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी यूरिन। जो किडनी स्पेशली किडनी पेशेंट तो उनको जो दवाई दी जाती है वो यहाँ पर वो यूरिन के साथ रिमूव हो जाती है, बिकॉज अगर वो एक्यूमुलेट हुई तो यहाँ पर कोई डिसऑर्डर जनरेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल अनवांटेड प्रोडक्ट्स स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसलिए आपको नोट करना है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्राइमरली एसोसिएटेड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। Urea is main nitrogenous waste in our body. Okay, it is formed by a breakdown of sulfur plus amino acid and nucleic acid in the liver. Blood transport urea to the kidney for filtration. तो जैसे blood यहाँ पर उसका फंक्शन कंप्लीट कर लेता है, ऑक्सीजन पहुंचाना, CO2 वापस लंग्स के तक बाद पहुंचा देता है, मींस उसके कुछ टाइम बाद जो ब्लड होगा वो किडनी में जाएगा फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। जो रेस्पिरेशन में कोई हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ हो वो ब्लड में रिटेन ना कर पाए, ब्लड को कोई हार्म ना पहुंचा सके, दैट्स व्हाई वो ब्लड जाता है किडनी में फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस। ब्लड ट्रांसपोर्ट यूरिया टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल फॉर्म ऑफ यूरिन। और वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि किडनी जनरेट कर रही है, निकाल रही है ब्लड में से, वो इन फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होता है। मोड्स ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा बॉडी जनरेट करता है उनके कितने टाइप के मोड्स है कि कौन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के वो सेव होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड। Animals can be classified as ammonotelic, ureotelic and uricotelic. Okay, ammonotelic means ammonia really harmful excrete करती है, ureotelic means urea and uricotelic means uric acid. Okay, तो ammonotelic means ammonia, it is a solubility in water के साथ compare करें, it is highly soluble, there therefore is plenty of water for excretion. वो plenty of water चाहिए excretion के लिए। एग्जाम्पल हो जाते हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, तो यहाँ पर इजी रहता है कि वो अपने बॉडी में से अमोनिया को निकाल पाए।
नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक मींस यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से, दैट इज लेस सॉल्युबल thus needs less water for excretion. That's why water जो होता है वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी में से निकलता है। मींस हम आते हैं यूरियोटेलिक में जो कि यूरिया एज अ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हमारे बॉडी में से निकलता है। मैमल्स लाइक ह्यूमंस, डॉग्स, मराइन फिशेस एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टोड जो कि होता है यूरियोटेलिक। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक, दैट इज यूरिक एसिड जो कि होता है लीस्ट टॉक्सिक, insoluble solids or semi solids, needs a very little water just to flush out the uric acid। बहुत कम, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स जो कि एक्सक्रीट करते हैं उसमें वाटर की अमाउंट हमें नोटिस किया होगा बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई दे रिलीज यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंस क्या है, कि इंपॉर्टेंस क्या है एक्सक्रीशन का, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन इज it is necessary for the elimination of nitrogenous waste formed during the metabolism of proteins and nucleic acid। तो जो एलिमिनेशन है वो यहाँ पर होना जरूरी है क्योंकि फिर वो हमारे मेटाबॉलिज्म में एंटर हो सकते हैं और जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो जरूरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट लाइक NaCl, vitamins, bile pigments from breakdown of bile acids are certain medicines and drugs, and removal of excess of water or its retention in case of shortage of water। तो रिटेंशन बचा के रखना या फिर रिमूव कर देना, this is to maintain required quantity of water, जो कि यहाँ पर हेल्प करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओस्मोरेगुलेशन जो कि हमारे बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, प्रोटीन एंड विटामिन्स की कंसंट्रेशन को इक्वल नेसेसरी जितनी चाहिए उतनी वे में यहाँ पर मेंटेन करे रखती है। एक सिंपल वर्ड में कहें तो उसे कहते हैं ओस्मोरेगुलेशन। जब हम कॉकरोच की बात करें एक्सक्रीशन में, तो कॉकरोच यहाँ पर कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है माल्फिजन ट्यूब्यूल्स जो कि एक यूरिक एसिड रिलीज करता है which is almost insoluble in water. In malphizian tubules are long, blind-ended tubes attached to the alimentary canal at the junction of mid and hindgut. They lie in the abdomen and they are bathed in hemolymph. Okay, तो वो hemolymph से covered हो जाती है। The cells of tubules remove nitrogenous waste and certain salts from the hemolymph and then pump into the lumen of the tubules. Fluid passes to the hindgut and in the process gets concentrated. This concentrated fluid then moved into the rectum and excreted as a concentrated urine along with the feces. तो उसका urine वो uric acid होता है। Most of the salts and water is pumped back into the hemolymph by malphizian tubules, and in this way the nitrogen waste are eliminated as almost dry matter. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस जब उनके बात करें तो हमारी पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है जिसमें आता है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और सर्टेन सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो उसे हम वन बाय वन देखेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी कंप्राइजेस अ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Kidneys are bean-shaped organ. Okay, we all know that 6 से पढ़ते आ रहे हैं that kidney are bean-shaped organ or the either ventral column in the lower abdomen में साइड की साइड में यहाँ पर हमारे किडनीज प्रेजेंट होती है और पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ऑन अ concave medium margin of each kidney there is a notch called hilum which leads a funnel shaped called renal pelvis. A renal pelvis is surrounded by outer layer of tissue called renal cortex and the inner layer is called renal medulla। तो ऑलवेज हमारी पूरी बॉडी में जो आउटर लेयर है उसे कॉर्टेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनर लेयर है उसमें मेडुला से रिप्रेजेंट करता है। तो हमें याद रखना किडनी फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इनटू लिक्विड कॉल्ड यूरिन, और वो वाटर के साथ मिलाकर इन फॉर्म ऑफ यूरिन वो एक्सक्रीट करता है। As kidney form urine, they also maintain the normal composition of blood, fluid and salt balance through this body. Urine formed in the kidney is brought through the urinary bladder to the hollow muscular tubes called ureter। तो जो किडनी में फिल्टर हुआ है, यूरिन फॉर्म हुआ है, वो फ्रॉम यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, वहां पर वो टेम्पररी स्टोर होता है। यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब दैट लीड्स टू द यूरिन विद आउटसाइड वॉल। जो यूरेथ्रा एक स्मॉल ट्यूब है जो कि हमारे बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालती है।
from urinary bladder, urine is passed outside via urethra. During urination, voiding from urinary bladder is called micturition. micturition तो हमें जो सेंसेशन फील होती है उसे हम कहते हैं micturition. अगर यूरिनरी ब्लैडर भर गया है फ्रॉम यूरिन फॉर्मेशन से, तो हमें हमारे माइंड को सिग्नल जाएगा कि आई नीड टू गो टू फॉर यूरिनेशन, तो वो हमारा बॉडी फिर उस वे में रिएक्ट करेगा। और जब और इसका सेम ऑपोजिट फंक्शन होता है स्टमक का। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तब माइंड को सिग्नल देता है, और जब हमारा स्टमक खाली हो जाता है तब माइंड को सिग्नल देता है। ओके, तो यहाँ पर एक वाइस वर्सा प्रोसेस है बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टमक। Structure of kidney, the microscopic structure of kidney. There is a kidney contains a large number of minute tubular structure called nephrons. तो हम कह सकते हैं कि nephrons are the structural and functional unit of a kidney which are located in the renal cortex and partly into the renal medulla. They form urine. Okay, तो जो हमारा nephrons होते हैं वो यहाँ पर urine को form करता है and drain into the ultimately pelvis, form where the ureters transport into the urine or urinary bladder. तो नेफ्रॉन्स एंड यूरेटर्स कनेक्टेड रहते हैं इन फ्रॉम वेरियस माइन्यूट डक्ट्स, लूप ऑफ हेल्ला एंड ऑल। तो यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। द नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी व्हिच फिल्टर आउट ऑलमोस्ट 180 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे एंड एब्जॉर्ब व्हिच इज रीएब्जॉर्ब। 180 लीटर्स यहाँ पर वो फिल्टर आउट करती है, और मैक्सिमम जो वाटर होता है, सोडियम होता है, और जो अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर एलिमेंट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। ओनली हार्मफुल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड एज अ प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन एंड लूप ऑफ हेल। नेफ्रॉन को दो टाइप में दिया गया है, देयर इज अ प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन एंड लूप ऑफ हेल। फंक्शन वाइज हम देखें जाए तो प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन है वो यहाँ पर फिल्टर आउट करता है ब्लड को, एंड जो लूप ऑफ हेल है वो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करता है। फर्दर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का बोला है फॉर देयर इज अ रीनल कॉर्पस्कल, देयर इज अ कप शेप नेमली बोमेन्स कैप्सूल जो कि एक्चुअल ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। जैसे वो कैपिलरी है एक टाइप की कॉल्ड ग्लोमेरुलस वहां पर प्रेजेंट रहता है, तो व्हिच रिसीव्स द ब्लड एंड ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ओके, तो वो ब्लड को रिसीव करता है। PCT, there is a proximal convoluted tube, there is a descending leaf roof of Henle. ओके, तो यहाँ पर हमारा होता है PCT, इतना हम मानते हैं प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में, और ये 3-4 पार्ट होता है, 5-6 ये पूरा आता है लूप ऑफ हेल्ले में। तो वन बाय इनकी इंपॉर्टेंस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में nephrons carry out excretory and osmoregulatory functions in following stages: ultrafiltration, selective reabsorption and tubular filtration। तो ultrafiltration नाम से पता चला वो फिल्टर होगा। selective reabsorption मीन जो सिलेक्टिव एलिमेंट्स सिलेक्टिव मटेरियल है वो वापस reabsorb होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन जो कि सिक्रीट होता है। इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन में होता है each globular capillary receives blood flowing under high pressure through which the branch of renal artery, renal artery से वो यहाँ पर blood receive करता है, और there is a continuous process, ultrafiltration process यहाँ पर proceed होता है। all small molecules like water, glucose, minerals, amino acid, urea and uric acid are filtered out। ये सारे चीज blood में present रहती है और वो filter out हो जाती है। out of the blood plasma into the Bowman's capsule through the capillary walls। वो capillary walls से यहाँ पर reabsorb होता है। Proteins remains in the globular blood, thus a protein free filtrate is called leakage of Bowman capsule। प्रोटीन यहाँ पर फिल्टर नहीं होता, एक्स्ट्रा प्रोटीन यहाँ पर सारी चीजें प्रोटीन फिल्टर हो जाती है। The hydrostatic pressure for the of the circulating blood provides the pressure of filtration। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्यूबुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर प्रोटीन को छोड़ के जो प्लाज्मा में से जो सारी चीज है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होना भी जरूरी है। As a glomerular filtrate flow through the tubular, several substances useful to the body such as glucose and amino acid and the mineral ions needed to be maintain the water and salt balance are reabsorbed through the walls of renal tubules। The blood carrying passing over the nephrons absorb these substances। तो यहाँ जब कैपिलरी होती है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है सब। About 65 to 85% of filtrate is reabsorbed। ओके, तो यहाँ पर 65 से 85% ऑफ फिल्ट्रेट है वो reabsorb हो जाता है PCT
में। इट इंक्लूड्स वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सर्टेन सॉल्ट जो कि रिएक्ट about 5% of water is reabsorbed in the descending loop. Okay, the descending loop of Henle होता है उसमें से 5% of water होता है वो reabsorb होता है, बाकी in a form of urine वो absorb नहीं हो पाता. Ascending limb is impermeable to water, has only salt are absorbed. Ascending loop of Henle है वहाँ पर सिर्फ salts reabsorb होते हैं. In DCT, distal convoluted tube, in collecting duct, there is a Na is reabsorbed. Sodium ions है वो यहाँ पर reabsorb होते हैं. And hormone influence the hormone पर aldosterone, which for adrenal cortex, water is absorbed under the influence of ADH, antidiuretic hormone secreted by the posterior pituitary. क्योंकि ये दोनों जो हार्मोन है वो यहाँ पर Na और वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं. Next, the final part is a tubular secretion. The cell of renal tubule also directly secrete certain unwanted substance from the blood into the filtrate. This includes uric acid. के तो क्या-क्या फिल्टर होता है, क्या-क्या रिमूव होता है वो यहाँ पर बताया गया है. That is a uric acid, potassium ion and ammonia. That filter is known as urine. Okay, the water plus uric acid plus potassium ions and ammonia जिसे हम कहते हैं यूरिन. यूरिन passes in the urinary bladder via the uterus and stored there. तो यूरिन ब्लैडर में वो स्टोर होता है. The urinary bladder can hold up to 400 to 500 centimeter cube of urine. It is about 200 centimeter cube or more urine get collected in urinary bladder. Stretch the receptors वो माइंड को सिग्नल देके for the discharge of urine. It is a renin, angiotensin and adrenaluretic factor. तो जो कि reabsorption में हेल्प करता है और फिल्ट्रेशन में यहाँ पर क्या-क्या अफेक्ट होते हैं वो हम देखेंगे. Renin angiotensin is a part of feedback circuit which helps in regulating blood pressure of the body. You know that the nephron, the structure and function unit of human kidney, has cluster of capillaries called glomerulus. तो glomerulus होता है हमको पता है. Near the arterial supply, the glomerulus lies a specialized tissue called juxtaglomerular apparatus (JGA). Okay, तो when blood pressure हमें पता है कि वहाँ पर high blood pressure flow होता है. तो when blood pressure or blood volume in afferent enteral drops, जब blood pressure गिर जाता है filtration के बाद, the juxtaglomerular apparatus and enzyme called renin. फिल्ट्रेशन के पहले हाई ब्लड प्रेशर फ्लो होता है, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है वो किडनी में वो गिर जाता है, जिसकी वजह से JGA juxtaglomerular apparatus वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं रेनिन. रेनिन कन्वर्ट्स द प्लाज्मा प्रोटीन into angiotensinogen into angiotensinogen 2 which acts like a hormone, constricts the electrolyte, secretes the arterioles को which turn evaluate the blood pressure, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर है वो वापस मेंटेन होता है. तो यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि हाई प्रेशर में ब्लड जो फ्लो फिल्ट्रेशन के पहले आया था, फिल्ट्रेशन के बाद एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर में यहाँ पर मेंटेन करना वो काम होता है juxtaglomerular apparatus का, जो कि जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो तब वो juxtaglomerular apparatus एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे कहते हैं रेनिन. रेनिन जो कि होता है वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन. ओके, तो हमें पता है प्रोटीन जो होता है वो फिल्टर नहीं होते, तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है रेनिन एंजियोटेस्टिनोजन into the angiotensin 2 जो कि एक हार्मोन है. एंजियोटेंसिन 2 एक हार्मोन है जो कि जो आर्टेरियोल होती है जहां से ब्लड वापस जा रहा है फिल्टर होके, वो आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है. Angiotensin also stimulate the PCT of nephron to reabsorb more salt and water. तो फिर वो आगे जाकर मिल जाते हैं अब blood with normal blood pressure and the reabsorbed particle mixed, और फिर वो वापस वो blood circulation में चला जाता है. Okay? Angiotensin 2 also stimulate the adrenal gland to release hormone aldosterone, which make the distal tubules of nephron to reabsorb sodium and water, which also increase the blood pressure and blood volume and blood pressure. तो okay, यहाँ पर juxtaglomerular apparatus यहाँ पर बहुत important role play करता है जो कि maintaining the blood pressure after the filtration of the blood. Next is
एंटी नाइयूरेटिक फैक्टर जो कि होता है पावरफुल वैसोडाइलेटर व्हिच इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ हार्ट मसल के जो सेल्स थे उसमें से रिलीज होता है। इट इज रिलीज इन आर्टरिया ऑफ ब्लड, आर्टरिया में वो रिलीज होता है। इट इज रिस्पांस टू द हाई ब्लड प्रेशर एंड इज इन्वॉल्वड इन द होमियोस्टैटिक कंट्रोल ऑफ वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड द फैट। एंटी नाइट्रियोटिक जो फैक्टर होता है वो ब्लड में एट्रियम में रिलीज होता है, जो कि अगर ब्लड में वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम और फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को अल्टर करता है, जिसकी वजह से कोई भी एरर फ्री, कोई भी डिसऑर्डर के बिना ब्लड फंक्शन कर पाए। नेक्स्ट इज ओस्मोरेगुलेशन इन किडनी। ओस्मोरेगुलेशन मींस वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, वो किडनी में कैसे होता है। द मेंटेन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। फाइन कंट्रोल ऑफ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, किडनी एक्सिस्ट हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अगर आप ज्यादा वाटर नीड भी रहे हो तो ज्यादा वो हाइपरटोनिक सिक्रीशन होगा, हाइपरटोनिक, और आप कम हो तो वो हाइपोटोनिक सिक्रीशन होगा। Osmoregulation controlled by hormones or ADH, antidiuretic hormone, and aldosterone feedback circuit. Okay, so when water content of body is more, ज़्यादा पानी पी रहे हो, leading to the low osmotic pressure, less ADH is released, hence the wall of DCT and collecting tubules remains less permeable. As the result, plenty of dilute urine is excreted. अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी उस वे में ब्लड को फिल्टर करेगी, ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं करेगी और ज्यादा यूरिन फॉर्म करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा वाटर ले रही है तो ज्यादा यूरिन भी रिमूव कर सके। व्हेन वाटर कंटेंट बॉडी इज लो, जब आप कम पानी पी रहे हो तो वो यूरिन में वाटर कम होगा और मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी है वो मिनिमम वाटर पर विदाउट एनी डिसऑर्डर फंक्शन परफॉर्म कर सके। एज अ result, more water is reabsorbed. Okay? As a result, more water is absorbed into the blood, and reduced volume of concentrated urine and excreted. Diuresis means a production of increased amount of urine, and antidiuresis means less amount of urine is formed. Urine is also concentrated by the counter current system of descending and ascending glimpse of Henry rule. About the 5% of water from the filtrate is absorbed in this part. It responds to the low sodium ion. Another hormone, aldosterone, is released by adrenal cortex, which stimulates the kidney tubules to absorb sodium ions and exchange to the potassium ions. This leads to the reabsorption of water by osmosis. As a result of increased blood volume, the blood pressure is increased. Similarly, high sodium concentration will inhibit aldosterone release. As a result, it would lead to a lower sodium ion concentration in the blood. Okay, तो पूरा मैकेनिज्म एक विदाउट एनी एरर काम करता है। तो अब ये जो डिसऑर्डर की वजह से एक टेक्निक है जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस या फिर सिर्फ डायलिसिस, जिसके वजह से आर्टिफिशियल किडनी की फॉर्म में वो ब्लड को फिल्टर करता है जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। The blood urea level increase abnormally. अगर फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में यूरिया लेवल इंक्रीज होगा और डिफरेंट टाइप के डिजीज आपको होगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर इन सच पेशेंट्स द आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्सेस यूरिया फ्रॉम द ब्लड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस. It is carried out in following steps. Blood is taken out from the artery of the patient and cooled to 0 degree Celsius. Okay, तो 0 degree Celsius तो ब्लड को कूल करता है. This body is then passed through a cellophane tube, जो कि एक मशीन में होती है cellophane tube, जिसमें cellophane is a permeable into macromolecules such as urea, uric acid and mineral ions. It is not permeable to macromolecules such as plasma. In short, वो मशीन में फिल्टर होता है. Outside the cellophane tube is a dialyzing fluid which has some solutes like those in blood plasma do no but no nitrogenous molecule like urea and uric acid. तो वहाँ पर जो necessary जो blood के लिए components होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया को छोड़कर वो वहाँ पर होता है. Hence nitrogenous compounds formed within the cellophane tubes flow into the dialyzing fluid by diffusion. Okay, by coming out artificial kidney में से जब blood वापस आता है तो एक warm उसके वार्म करते हैं, उसका टेम्परेचर
बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच किया जाता है और वो वेन से वापस ब्लड में एंटर किया जाता है। हीमोडायलिसिस में अपनी आर्टरी में से ब्लड लेंगे और आफ्टर फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन होने के बाद आपको वेन में वापस वो फिल्टर्ड ब्लड दे देंगे। नेक्स्ट इज अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपको हीमोडायलिसिस नहीं कर पा रहे हो, किडनी ट्रांसप्लांट की नीड है, तो वो कैसे होता है? डोनेटेड किडनी मे कम फ्रॉम अ लिविंग पर्सन और अ डोनर हु हैज रिसेंटली डाइड। कोई अभी भी जस्ट डाइड हुआ या फिर कोई लिविंग पर्सन ही किडनी डोनेट कर सकता है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ डोनर शुड बी एज क्लोज टू द पेशेंट एज पॉसिबल। That is, if it is a donated by a close relation, it reduces the chances of rejection. Okay, हमारी बॉडी में ग्राफ्ट रिजेक्शन एक मैकेनिज्म होता है जो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई न्यू ऑर्गन को जब हम ट्रांसप्लांट कराते हो तो उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो ग्राफ्ट रिजेक्शन प्रोसेस है वो फॉलो होगा। तो अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव या फिर सेम ब्लड ग्रुप वाले के साथ ट्रांसप्लांट करवाते हो तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। Drugs are however used to prevent rejection of transplantation kidney by the body। ऐसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि ट्रांसप्लांट के टाइम यूज होते हैं जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। लीवर का रोल क्या रहता है एक्सक्रीशन में? ओके, तो इट एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड ड्रग्स एंड सम विटामिन्स। तो एक्सक्रीट किया गया है तो उसमें ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी आ जाती है ब्लड में कि कुछ ना कुछ तो वहां पर डेफिशिएंसी होगी ब्लड में, फिल्टर्ड ब्लड में। तो यहाँ पर जो स्टोर्ड उसके पास बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल और सम विटामिन्स होते हैं वो ब्लड में ऐड करता है। इफ इट एक्सेस ऑल अबाउट मेंशन सब्सटेंस, ये सारे सब्सटेंस वो एक्सक्रीट कर देता है तो व्हिच फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गेट्स रिमूव्ड विद द फीसेस। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड यूरिक एसिड आल्सो टेक्स प्लेस इन लीवर। तो हमें पता है कि लीवर में एक्यूमुलेशन होता है लीवर का और यूरिक एसिड का, तो उस वे में भी वहां पर एक एक्सक्रीशन का टाइप वहां पर ब्लड को फिल्टर करने का काम लीवर भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है। These are removed from the body by the kidneys। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ा एंड डिफरेंट वेज पढ़े कि पूरा मैकेनिज्म पढ़ा कि किस वे में किडनी है वो फिल्ट्रेशन करती है।